हेलो फ्रेंड्स, फाइनली कोविड-19 एक्स ग्रेशिया कॉम्पेंसेशन 4 लाख रुपए तक ये मिलना चाहिए। उसमें बहुत सारी उथल पाथल है जो अभी मची हुई है। अगर कल की न्यूज़ आपने देखी तो सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके बीच में जो बातचीत हुई उसमें क्या क्या पॉइंट्स रखे गए, वो सारे पॉइंट्स आज का हिंदू एडिटोरियल डिस्कस करने वाला है। चलिए तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए बढ़ते हैं हमारे शेड्यूल की ओर। एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है आपने मांगा और हमने दिया, वैसा नहीं। हमें लगा कि आपकी हालत खराब है, चलो एज अ फेवर हम आपको ये पैसा देते हैं। दैट इज एक्स ग्रेशिया कंपेंसेशन, मतलब मुआवजा देना उन परिवारों को जिन्होंने गंवा दिया है अपना ब्रेड विनर। तो ब्रेड विनर मतलब जो घर पे पैसा कमा के लेके आते हैं, जो घर चलाते हैं, वो ऐसा नौजवान, ऐसा कोई भी बंदा खो देना। ऑर्फन्ड चिल्ड्रन, और उसी परिवार में जब बच्चे अनाथ हो जाएंगे तो क्या, तो ये पूरा मैटर है। और इसके ऊपर जब भी पिटिशन फाइल किया गया और क्या क्या सेंट्रल लेवल पे रिस्पॉन्सेस मिले, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या सोचा और किस तरह से सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव के बाद थर्ड वेव की भी इफेक्ट को ध्यान में आगे जाके लेना पड़ेगा, तो ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ बहुत सारे वॉकेब्स तो मिलेंगे और मिलेंगे ही। चलिए तो बढ़ते हैं। इवनिंग 7 सेशन, सेंटर्स पुअर एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब यहां तारीफ करना नहीं होगा। आपने किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करी और आपने एक्सपेक्टेशन रखी कि 90 पॉइंट तक तो मैं ध्यान दूंगा, लेकिन मैंने 50-60 पॉइंट तक ही उस बात को रिकॉग्नाइज किया या एक्सेप्ट किया, तो मैंने कम अप्रिशिएट किया। मतलब जिस बात को जितना एक्नॉलेज करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए, उतना किया नहीं। किसको? कोविड-19 डिजास्टर को। जबकि दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आप देख सकते हो, डीएम एक्ट मैंने शॉर्ट में लिखा है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ये प्रोविजन ऐड किया गया था कि कोविड-19 के कारण जो हुआ उसको भी डिजास्टर में इंक्लूड किया जाए, और उस हिसाब से तो ये एक्स ग्रेशिया बनता है। लेकिन फाइनेंशियल जो अफोर्डेबिलिटी है, मतलब हम इस बजट को पूरा कर पाएंगे कि नहीं, ऐसी कैपेसिटी है, वो सेंटर का कहना है कि वो तो कैपेसिटी हमारे पास नहीं है। और होम मिनिस्ट्री का ये भी कहना है, उन्होंने ओवरऑल क्या कर दिया, एक्सटर्नलाइज कर दिया। मतलब सपोज आपने कोई गलती बताई मेरी, मैंने कहा नहीं ये मेरी गलती नहीं है, ये तो एक्सटर्नल एक फोर्स था, उस कारण से हुआ, तो मैंने मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी लेनी चाहिए वो ली नहीं और किसी एक्सटर्नल पॉइंट को कारण बता दिया। तो एक्सटर्नलाइज करना मतलब एक तरह से आपको समझ में आ चुका होगा। व्हेन आई एक्सटर्नलाइज मतलब मैं किसी बाहरी कारण को जिम्मेदार ठहराता हूं, और वो उन्होंने कहा कि ये तो एक ग्लोबल इवेंट है, वैश्विक घटना है, इसको कैसे डिजास्टर में माना जाए। ऐसा कह के भी शायद उन्होंने कंपेंसेशन नहीं देना उस और इशारा किया। और साथ साथ में लैक ऑफ रिसोर्सेस, ऐसा अगर आप कहते हो तो नहीं, एडिटोरियल कहता है ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो पहला सवाल आता है कि पार्लियामेंट्री जो बिल्डिंग है सेंट्रल विस्टा, उसका रीडेवलपमेंट का खर्चा फिर कैसे कर रहे हो आप लोग। और दूसरा, हेल्थ केयर के लिए आप ध्यान दोगे, सोशल प्रोटेक्शन के लिए आप ध्यान दोगे, इकोनॉमिक रिकवरी जो होनी चाहिए अब तो सेकेंड वेव के बाद, इन तीनों चीजों पे ध्यान दोगे। तो एडिटोरियल कहता है चलो ये बात तो सही है, समझ में आती है, ठीक है। और साथ में होम मिनिस्ट्री ने ये भी एक्सप्लेनेशन दिया कि चलो इतना बराबर है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वन टाइम पेमेंट जो 4 लाख रुपए का होता है एक्स ग्रेशिया, फिर वो हम तब नहीं करेंगे और नहीं कर सकते। ये उन्होंने पूरा एक लॉजिक दिया। और सामने हिंदू एडिटोरियल ये भी कहता है कि फ्री वैक्सीन का शुरुआत में कंफ्यूज्ड मामला था, बाद में बोले परचेज करना होगा, बाद में बोला स्टेट सप्लाई करेगा, बाद में वापिस आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को फ्री में अवेलेबल कराएगा। सो बहुत सारे कंफ्यूजिंग पॉइंट के बाद ये फाइनली डन तो हुआ, और रिकॉर्ड ये बना कि कल के दिन, मतलब 21 जनवरी कहां से, 21 जून के दिन मोर देन 80 लाख वैक्सीन शॉट्स डिलीवर्ड या प्रोवाइड किए गए लोगों को, ठीक है। और यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम जो है ना, उसके बारे में क्या करने वाले हो, उसको भी अभी से प्लान करो, ये एक एडिटोरियल ने इशारा किया। साथ में यूनिवर्सल हेल्थ का मतलब तो ये हो गया कि बीमार पड़ोगे तब से लेकर अच्छे होगे तब तक किस तरह की फैसिलिटी कहाँ मिलेगी,
चाहे पुअर क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, और अदरवाइज बाकी सब क्लास को तो सोचना है नहीं। तो वो पूरी जो सिस्टम है वो भी, उसके बारे में भी कुछ डिसीजन दो, ये भी कहा। आगे सेकेंड वेव जो था तब हमें पता चला कि हमारा पुअर हेल्थ इंफ्रा के कारण ये केसेस बहुत बढ़े और डेथ्स भी बहुत सारी बढ़ी। दूसरा, पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर जो सरकार ने करना चाहिए, उसके लिए जो बजट अलोकेट करना चाहिए वो भी लो रहा, और पॉलिसी फेलियर भी दिखी। इकोनॉमिक में अगर बात करें तो जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो जीडीपी का 2.5 से 3% होना चाहिए, लेकिन वो उससे भी कम दिखा। ऐसा भी कुछ इस बात को यहाँ पे छेड़ा गया है इस एडिटोरियल में। और हेल्पिंग हैंड मतलब ये एक्स ग्रेशिया कमीशन, जो कमीशन नहीं, कंपेंसेशन जो देना है उसके बारे में भी कुछ प्रायोरिटी रखो, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है वो यहाँ पे करी गई। उसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि आप जो बजट बना चुके उसमें कोविड-19 स्कीम्स बहुत सारी जो स्कीम्स है, ठीक है, उसके इनिशिएटिव के लिए भी फंडिंग लिया। फिर आत्मनिर्भर भारत जो हम बनाएंगे उसके लिए भी 20 लाख करोड़ रुपए का एक पूरा पैकेज का क्रेडिट लिया, और साथ में रिजर्व बैंक के भी बहुत सारे समय समय पे सपोर्ट मेजर्स आते रहे, ठीक है। और ये सारी अमाउंट अगर मिला ले तो करोड़ों अरबों और खरबों में जो जीडीपी आता है उसका 13% होता है। बहुत बड़ी अमाउंट है ये। दूसरी बात, IMF जो रेगुलर बेसिस पे अपने रिपोर्ट्स के जरिए हमें कुछ ना कुछ हाईलाइट देते रहता है, उन्होंने कहा फर्स्ट वेव जब आई थी तो फूड, फ्यूल और कैश ट्रांसफर्स भी गरीबों को और बहुत सारे मतलब अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए थे बेनिफिट्स के रूप में पैसे, वो 1.2% हुए थे जीडीपी के। तो जो होना चाहिए उससे तो वैसे भी कम ही किया है आपने। दूसरा, सेकेंड वेव में डेथ्स बहुत ज्यादा हुई। नेशन वाइड लॉकडाउन तो नहीं लगा, लेकिन क्लोजर्स मतलब बंद तो बहुत कुछ रहा, ठीक है। तो डायरेक्ट बेनिफिट जो लोगों को देने चाहिए उसका रिव्यू नीडेड मतलब जरूरी था, ऐसा भी उन्होंने बताया, और अभी भी जरूरी है ऐसा बता रहे। और होम मिनिस्ट्री का ये कहना कि अगर आप सारी चीजों का एक ही सॉल्यूशन लेके आ जाओगे, कन्फाइन करना मतलब एक तरह से सीमित दायरे में बांध देना कि कंपेंसेशन दे दो 4 लाख का, प्रॉब्लम सॉल्व, तो होम मिनिस्ट्री का कहना है कि ये तो बड़ा नैरो अप्रोच है। और यहाँ होम मिनिस्ट्री की बात बहुत हद तक सही भी लगती है, क्योंकि अभी अगर ये कंपेंसेशन दे दिया गया तो आगे जाके थर्ड वेव के लिए प्रिपेयर्डनेस क्या, ये भी एक पॉइंट सोचना चाहिए। तो 100% कोई कंक्लूजन अभी तक आ पा रहा नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में ये जो बात चल रही है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी फाइनली ये कहा है कि हम इसके ऊपर फाइनल जजमेंट जो आएगा वो रिजर्व रखेंगे। कुछ दिनों में आपको उसका जजमेंट क्या है वो भी बताया जाएगा, और तब हमें फाइनली पता चलेगा कि एक्स ग्रेशिया जो कंपेंसेशन है वो देना है या नहीं देना है, और देना है तो 4 लाख या कम या ज्यादा या क्या, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर दूसरा, अगर आप ये कहते हो सेंट्रल लेवल पे कि हमारी पेंशन की सिस्टम वैसे ही कमजोर है, तो वहां एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से बहुत सारा पैसा जा रहा है, खर्च हो रहा है। दूसरा, डिपॉजिट्स जो आती है उसमें इंटरेस्ट का रेट तो कम ही रखते, तो यील्ड मतलब उससे मिलने वाला रिटर्न वो बहुत कम होता है। तो ये दोनों लॉजिक से अगर आप ये कह दो कि अब जिन लोगों के घर में परिवार में कमाने वाला बंदा मर गया और बच्चे अनाथ हो गए, उन्होंने फैंड फॉर योरसेल्फ मतलब आपका आप खुद संभाल लो, आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था, पैसों की व्यवस्था आप खुद अपना देख लो, हम नहीं देख पाएंगे। तो फैंड फॉर योरसेल्फ मतलब अपना खुद देखो, ठीक है, अपनी व्यवस्था खुद करो, ऐसा नहीं कह सकते। एडिटोरियल ने इस और भी हिंट दिया। और ओवरऑल दोस्तों बात करें तो एडिटोरियल ने एक बहुत अच्छी हिंट दी है। अगर 11th-12th में हम कॉमर्स में आप लोग पढ़े हो कभी इकोनॉमिक्स के कुछ कंसेप्ट, साइंस वाले हो तो ऑफकोर्स आपने शायद ये नहीं समझा होगा, लेकिन मैं अभी समझाऊंगा तो समझ जाओगे कि टैक्सेशन सिस्टम जो होती है वो ये होती है कि जितना ज्यादा अमीर उतना ज्यादा टैक्स भरो, जितना गरीब उतना कम टैक्स भरो। तो यहाँ पे ओवरऑल यही बात आ रही है कि टेक फ्रॉम द वेल्थिएस्ट, जो ज्यादा अमीर है उनसे थोड़ा पैसा लो, और गिव टू दोस हिट द हार्डेस्ट, जिनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उनको दो। सो दिस इज द कंक्लूजन। आइए इसी एडिटोरियल को अच्छे से पैराग्राफ में समझते हैं और वॉकेब्स भी हम देखेंगे, ठीक है। खैर आगे जाके ऐसा भी मैं करने का सोच रहा हूं कि ये जो पहले 2 पेज मैंने आपको दिया ना वो माइंड मैप्स हैं, तो दोस्तों वो तो एक तरह का जिस्ट है। तो आगे जाके ऐसा पॉसिबल है कि मैं सिर्फ जिस्ट दे के एडिटोरियल पढ़ने की जो एक्सरसाइज है वो आप खुद कर लो, ऐसा भी शायद पॉसिबल है। कमेंट में मुझे इसके बारे में भी बताइए। और दिनेश
कल के वीडियो में लाइव चैट में आपने बताया था कि सर हमें एक बार पढ़ लेने दो। तो दोस्तों दिनेश आपको भी और बाकी सबको भी मैं बता रहा हूँ कि ये जो शाम को मैं 7 बजे ये लेके आता हूँ ना एडिटोरियल, इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि मैं पर्सनली भी एडवाइस देता हूँ कि कभी भी एडिटोरियल पूरा कोई समझाए उसकी वेट मत करो। आप सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे में कभी भी पूरा एडिटोरियल ना एक बार पढ़ लो, तो आप देखोगे 60 to 70% आपको समझ में आ गया है। ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, लेकिन जो 100% तक पहुंचाना है ना, वो बहुत बार हम नहीं पहुंच पाते। तो उसके लिए मेरे वीडियोस और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ऐसे वीडियोस बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, वो भी देखिए, तब जाके उनको देखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और इस संडे को एक अच्छी सी सरप्राइज अनाउंसमेंट है जो आपके लिए करी जाएगी, आपको पता चल जाएगा। अ टाइम टू गिव, देने का समय आ चुका है ऑन एक्स ग्रेशिया कॉम्पेंसेशन टू फैमिलीज ऑफ कोविड-19 विक्टिम्स। ठीक है, तो एक्स ग्रेशिया मतलब क्या, ये आप समझ गए। आपने मांगा मैंने दिया, वैसा नहीं, मैंने खुद होके सामने से आपको फेवर किया, उसे कहा जाता है एक्स ग्रेशिया कॉम्पेंसेशन। ठीक है, तो ये कॉम्पेंसेशन कमीशन में इधर उधर बोलते रहता हूं, आप भावनाओं को समझो। आगे, फैमिलीज हु लॉस्ट ब्रेड विनर्स, मतलब घर पे कमाने वाला बंदा है उसको गंवा दिया कोविड-19 में, उनको जरूरत है सपोर्टिव पॉलिसीज की भी और सेफ्टी नेट की भी। सेफ्टी नेट मतलब मिनिमम बार कि इसके नीचे तो हम नहीं गिरेंगे, कम से कम इतना पैसा तो हमारे पास किसी ना किसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, सेंटर्स का स्टेटेड पोजीशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, कौन सी पोजीशन है ये स्टेटेड पोजीशन? वो ये पोजीशन है कि ओवरऑल फाइनेंशियली हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतने बढ़िया कंपेंसेशन की अमाउंट, जब इतनी सारी डेट्स हो रही है। वो ऑन पेइंग अ स्टैंडर्ड एक्स ग्रेशिया कंपेंसेशन, कि कितना कंपेंसेशन देना है वो किनको, परिवार को, उन लोगों के जो मरे कोविड-19 में। ये दिखाता है सेंटर का जो ये पोजीशन उन्होंने बताया, ये दिखाता है कि उन्होंने बहुत पुअर वे में अप्रिशिएट किया है ऑफ द फॉलआउट। फॉलआउट मतलब जब कोई एडवर्स रिजल्ट आता है ना, खराब दुष्परिणाम, तो उसे कहते हैं फॉलआउट। ठीक है, तो उस किसका, अनप्रेसिडेंटेड मतलब नेवर एवर हैपेंड बिफोर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, वैसा वाला डिजास्टर मतलब कोविड-19, उसके लिए जिस लेवल पे उसकी गंभीरता को सेंटर ने समझना चाहिए था, वो ये पहला स्टेटमेंट बता रहा है कि पुअर एप्रिसिएशन हुआ। इस बात को इतना अच्छे से सीरियसली लेना था, वो नहीं लिया। आफ्टर इनिशियली असर्टिंग, शुरुआत में तो असर्ट किया मतलब माना, एक तरह से दावा किया, दैट सच पेमेंट्स वर बियॉन्ड द गवर्नमेंट्स फिस्कल, का मतलब होता है दोस्तों फिनेंशियल, वित्तीय अफोर्डेबिलिटी। शुरुआत में तो ऐसे दावे किए गए थे कि सरकार इतना पैसा दे ही नहीं सकती, ऑल्दो फिर भी माना, हावेवर ऑपोजिट बात बताई कि एक प्रोविजन तो है कानून में, एक अलग से जो है वो प्रोविजन रखा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है ना कंपेंसेशन के लिए, वो उसके अंदर तो बोला गया है कि ऐसी सिचुएशन में एक्स ग्रेशिया मतलब एक्स ग्रेशिया कंपेंसेशन बनता है। एंड एक्सटर्नलाइज करना, बोल देना कि ये हमारे कारण नहीं हुआ, ये तो एक्सटर्नल कारणों से हुआ है, और अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा लेना हाथ, ठीक है, या एक तरह से अपनी जिम्मेदारी से जो है वो हाथ छुड़ा लेना। ठीक है, द पेंडेमिक एज अ ग्लोबल ऑनगोइंग इवेंट बता के, ठीक है, द होम मिनिस्ट्री हैज नाउ एवर्ड, मतलब वापिस एक दावा किया है, क्लेम किया है, दैट द इश्यू वॉज द मैनर, कि यहाँ पे इश्यू ये नहीं था कि हमारी कैपेसिटी नहीं है, यहाँ पे इश्यू ये था कि मैनर मतलब किस तरीके से जो ये फंड है उसको पुट टू यूज, मतलब किस तरह से इस्तेमाल करना है। बस यहाँ वही दिक्कत है, पैसे तो हम देंगे ही देंगे, तो बात को डाइवर्ट किया गया। ठीक है, तो ये दो बातें जो है उसको भी सोचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ टाइम टू गिव मतलब क्लियरली अगर देखें तो लैक ऑफ रिसोर्सेज वुड बी अ लेगलेस आर्ग्यूमेंट, मतलब एक तरह का बेसलेस कंफ्यूजिंग आर्ग्यूमेंट होगा अगर आप ये कहते हो कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, व्हेन जब सेंटर परस्यू कर रहा है, फॉलो कर रहा है, अपना रहा है एक एक्सपेंसिव रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा, तब अगर आप ये कहते हो कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है तो दिक्कत हो जाएगी बेटा, ऐसा बोला है। व्हाट द गवर्नमेंट से, सरकार क्या कहती है, इट वॉन्ट्स टू डू इज टू डिप्लॉय फंड्स, वो ये कहना चाहती है कि हम फंड्स को डिप्लॉय करेंगे, मतलब यूज करेंगे, अच्छे से तैनात करेंगे इन हेल्थ केयर,
ठीक है, हेल्थ केयर अवेलेबल कराने में, इंफ्रा, कोविड आइसोलेशन सेंटर, ये सब खड़ा करने में, फिर सोशल प्रोटेक्शन जो मिलनी चाहिए अलग अलग कम्युनिटी को जैसे जैसे ज़रूरत पड़े, माइनॉरिटी में भी हो सकती है, ट्राइबल केसेस में भी हो सकती है, वो सब, एंड साथ साथ में सपोर्ट करना है हमें इकोनॉमिक रिकवरी को भी, खास करके जो कम्युनिटी ज़्यादा अफेक्ट हुई है उनको भी, रादर देन, तो ये सब हमें करना है, ना कि वन टाइम कंपेंसेशन 4 लाख का दे देना है। ये गवर्नमेंट का एक लॉजिक है, इनको बहुत हद तक नकार दिया भी गया है, और या फिर एक तरह से नोटिफाइड मतलब जो नोटिफिकेशन के जरिए बताया गया, ऐसा वाला एक्स ग्रेशिया जो सॉर्ट किया गया था, मांगा गया था बाय द पिटिशनर्स, मतलब जिन्होंने ये पिटिशन डाला था कि एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन तो मिलना चाहिए, ठीक है। तो पूरा जो पहला पैराग्राफ है वो ये बात बता रहा है कि एक तरफ आप कहते हो कि रिसोर्सेज की कमी है और दूसरी तरफ सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट चल रहा है, हेल्थ केयर में तो पैसा डाल रहे हो, इकोनॉमिक पॉलिसी जो रिकवर करने के लिए बनानी चाहिए वो भी बना रहे हो, सोशल प्रोटेक्शन भी दे रहे हो, और तब आप कहते हो कि 1 लाख जो मतलब 4 लाख का वन टाइम पेमेंट है वो फिर सही लॉजिक नहीं है, ऐसा जस्टिफाई करते हो तो वहां थोड़ा सा डाउट तो आता है। आगे, देयर इज नथिंग रॉन्ग, इसमें कोई गलत नहीं है कि आप फोकस रखते हो किसके ऊपर, प्रोविजन ऑफ मतलब उपलब्ध कराना, क्या एसेंशियल सप्लाईज, जरूरी चीजों की सप्लाई उपलब्ध कराना, उसमें कुछ गलत नहीं है, या फिर आप एडिशनल हेल्थ इंफ्रा बनाते हो उसमें भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन एक्स ग्रेशिया कंपेंसेशन भी तो प्रायोरिटी है, ये आगे बताया है। और हकीकत में देखें अगर इनफैक्ट तो सेकेंड वेव जो था ना वॉज मेड कंसिडरेबली वर्स, उसको तो और मतलब खराब हालत देखनी पड़ी, किसके कारण, पुअर हेल्थ इंफ्रा के कारण, बराबर है। दूसरा, लो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट जो खर्चा करती है ना पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और इंफ्रा को बनाने के लिए, वो खर्चा भी कम था। और पॉलिसी फेलियर भी हुई थी, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे एक आता है रिपोर्ट जो बजट के पहले हर साल सरकार को सबमिट किया जाता है, वो उसने अपील किया था, कॉल फॉर करना मतलब डिमांड करना, अपील करना कि ज्यादा पब्लिक स्पेंडिंग करो, कितनी 2.5 से 3% तक की। तो दोस्तों नेक्स्ट पैराग्राफ में ये भी पता चलेगा कि एक्चुअल स्पेंडिंग कितनी हुई थी, उन्होंने तो आदर्श बताई है कि 2.5 से 3, ठीक है, जीडीपी की। आगे, बट लैंडिंग अ हेल्पिंग हैंड मतलब किसी को मदद के लिए हाथ आगे करना, किनको, फैमिलीज को जो अब इम्पोवरिश्ड हो चुके हैं, बहुत खराब हालत में आ चुके हैं, एक तरह से एकदम पॉवर्टी का शिकार बन चुके हैं, वो भी तो प्रायोरिटी होनी चाहिए। द सेंटर का मतलब जब कहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट समझने का, ठीक है। आफ्टर टाइंग इटसेल्फ इन नोट्स मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करना, किसके ऊपर, फ्री वैक्सीन के ऊपर, माइंड मैप के समय मैंने ये बताया था, ठीक है। शुड नाउ स्पेल आउट मतलब क्लियर कर देना चाहिए, साफ साफ बता देना चाहिए अपना भविष्य का रोड मैप मतलब प्लान, किसके लिए, यूनिवर्सल पब्लिक हेल्थ सिस्टम के लिए, जो वेस्टर्न कल्चर में तो बहुत ज्यादा प्रचलित है, लेकिन भारत में अभी धीरे धीरे उसकी शुरुआत हुई है। आगे, द एनुअल बजट जो इंक्लूड किया था उसने बहुत ज्यादा इंक्लूड किया था, क्या, बहुत सारी स्कीम्स, राफ्ट का मतलब होता है नंबर ऑफ, ठीक है, बहुत सारी स्कीम्स, किसके लिए, कोविड-19 इनिशिएटिव के लिए, बहुत सारे बड़े बड़े लाखों करोड़ों के पैकेज भी आए थे, ठीक है। एंड क्लेम्ड क्रेडिट, और एक तरह से बजट में से उसका पैसा का फंडिंग मांगना, उसे कहते हैं क्लेम्ड क्रेडिट, कि भाई हम आत्मनिर्भर भारत पैकेजेस जो है वो भी बनाने वाले, उसके लिए भी हमें फंडिंग चाहिए। और ये सब मिला के साथ साथ में आरबीआई के एमिलियोरेटिव, इसका मतलब होता है रिस्टोरेटिव, सिस्टम को वापस स्थापित करने के लिए जो मदद चाहिए वो रिफॉर्म वाली स्टेप्स, ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर करे तो जीडीपी का ऑलमोस्ट अमाउंटेड टू का मतलब होता है रिजल्ट इन, ओवरऑल कितना परिणाम लेके आता है, तो 13% जीडीपी, इतना आंकड़ा हो जाता है। और पिछले ही पैराग्राफ में आपने देखा कि 2.5 से 3% जो जीडीपी का खर्च होना चाहिए था उतना भी सब मिला के नहीं हुआ, और अभी आपने 13% इकट्ठा कर लिया जीडीपी का, तो ऑफकोर्स आप ज्यादा नहीं तो थोड़ी तो एक्स ग्रेशिया कंपेंसेशन की मदद कर सकते हो, इस और इशारा हो रहा है, ठीक है। आगे, बट अबोव द लाइन, भाई पॉवर्टी लाइन समझते हो ना, बिलो द लाइन, अबोव द लाइन, ठीक है। तो आपके एक्सपेंसेस पहुंच पाओ वो है बिलो द लाइन, और एक्सपेंसेस के ऊपर अब प्रॉफिट होना शुरू हो जाए, थोड़ा सा मार्जिन मिलना शुरू हो जाए, वो है अबोव द लाइन, ठीक है।
तो बट द अबोव द लाइन रिलीफ जो मिली थी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर एंड सोशल प्रोटेक्शन, जिसमें कैश ट्रांसफर्स भी मिले थे, सरकार को भी दिया था और सरकार ने फिर लोगों के अकाउंट में 6 महीने तक पिछले साल आपको याद होगा डाला था। सामने मॉनेटोरियम जो था लोन्स के लिए वो बेनिफिट भी दिया था बैंकों के जरिए, ठीक है, आरबीआई के वो स्टेप्स थे। आर अ स्मॉल शेयर, ये सारे बेनिफिट्स भी जो आपने दिए ना वो बड़ा छोटा हिस्सा है, ये 13% में से तो of others such as credit provision to several sectors as per some estimates। तो ओवरऑल IMF भी इसमें इस बात से अग्री करता था, आगे आएगा शायद वो भी, ठीक है, बिल्कुल आएगा, ठीक है, चेक करिए यहाँ आ रहा है एनालिसिस। वो भी कहता है कि भाई ये सारे जो आपने पिछले 1 साल में फर्स्ट वेव से लेकर आज तक सपोर्ट की है वो 13% में से तो बहुत छोटा हिस्सा होता है। तो ये ओवरऑल ये कारण बता रहे, ये लॉजिक बता रहे कि ये सारे पॉइंट को मद्देनजर रखते हम ये नहीं मानेंगे कि 13% में से बहुत सारा खर्चा आपने ऑलरेडी कर लिया है और अब एक्स ग्रेशिया नहीं दे सकते, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, ना मैं सरकार विरोधी हूं ना आपको सरकार विरोधी सोच रखनी है, मैं तो एडिटोरियल जो बता रहा है उसको और विस्तार में पोस्टमार्टम करके बता रहा हूं। आगे देखते हैं, आईएमएफ का एनालिसिस ऑफ पॉलिसी रिस्पॉन्सेस, मतलब जो इकोनॉमिक सर्वे की भी पॉलिसीज आती है और उस आधार पे जो एनालिसिस होता है वो ये कहती है दैट अर्ली इन द पेंडेमिक, मतलब फर्स्ट वेव जब आया था तो फूड, फ्यूल, कैश ट्रांसफर टू लोअर इनकम हाउस होल्ड्स वो 1.2% ही जीडीपी का हुआ था, ज्यादा तो नहीं हुआ था। एंड सेकेंड वेव आया जिसमें बहुत सारी डेथ्स हुई एंड नेशन वाइड क्लोजर्स भी हुआ, मतलब बंद भी रहा बहुत कुछ, लॉकडाउन नहीं हुआ लेकिन एक्टिविटी कम रही। रिव्यू करना कि डायरेक्ट बेनिफिट दे या नहीं, ये अर्जेंटली कॉल फॉर, मतलब मांगी जा रही है, ये मांग रखी जा रही है। ऐसा पॉलिसी जब बनाई तो लोगों ने जो रिस्पॉन्सेस दिए उस रिस्पॉन्सेस के आधार पे आईएमएफ कह रहा है। आगे कोर्ट में अगर बात करें, मतलब 21 जून के दिन की, तो होम मिनिस्ट्री ने यह भी कहा दैट कन्फाइन करना, सीमित कर देना, लिमिट में बांध देना सारे सॉल्यूशन को कंपेंसेशन में ही, कि हर प्रॉब्लम का एक ही इलाज है वो है कंपेंसेशन, तो ये बड़ी ही नैरो बात हो जाएगी। इट इज नो वंस केस। जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो ना तो तब इस तरह का फ्रेज कहा जाता है कि यहाँ पे आप क्रिटिसाइज करते हुए ऐसा नहीं कह सकते दैट लार्ज कैश बेनिफिट्स और डायरेक्ट कैश बेनिफिट्स ये सिर्फ और सिर्फ एक ही गुड इंटरवेंशन है। इंटरवेंशन का मतलब एक तरह से तो दखलंदाजी होता है, लेकिन यहाँ एक तरह से हम पॉजिटिव वे में इसको क्या लेंगे, इन्वॉल्वमेंट। तो आप जब प्रॉब्लम में इंटरफियर करते हो, इन्वॉल्व करते हो और सिर्फ एक्स ग्रेशिया कंपेंसेशन देके आप सोचते हो कि रोकड़ा दे दो प्रॉब्लम सॉल्व, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोर्ट में होम मिनिस्ट्री ने कहा। आगे, फैमिलीज जिन्होंने गंवा दिया है, ब्रेड विनर्स, अपने घर का कमाने वाला, उनको हेल्प चाहिए, और जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, ऑर्फन्ड चिल्ड्रन, उनको सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल। इट ऑल्सो डज नॉट हेल्प, इसमें इतना भी काम नहीं आएगा कि इंडिया का पेंशन सिस्टम क्योंकि वीक है, बैंक डिपॉजिट में मिलने वाला ब्याज भी बहुत लो यील्ड है, मतलब बहुत कम कमाई हो रही है, और इसलिए ऑफिशियल पॉलिसी ये एक्सपेक्ट करे कि लोग जो है वो आवश्यक रूप से फेंड फॉर देमसेल्व्स, अपना खुद देख ले, हमसे अपेक्षा ना करे। ये बात भी हेल्प नहीं करती, इट डज नॉट हेल्प दैट वे। बच नहीं सकते वैसे। द सेंटर शुड नॉट हेजिटेट, सेंटर ने झिझकना नहीं चाहिए, महसूस ऐसा नहीं करना चाहिए कि अरे क्या करे क्या नहीं। रिव्यू करते समय अपना टैक्स बास्केट, बास्केट का मतलब होता है टैक्स का पूरा एक बॉक्स, एक कलेक्शन, हर तरह का डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी टैक्स आता है वो पूरा उन्होंने वापस एक बार रिव्यू करना चाहिए, ताकि वो रिलाई कर पाए, निर्भर कर पाए, डिपेंड कर पाए किसके ऊपर, जो ज्यादा वेल्थीएस्ट से वेल्थीएस्ट है, अमीर से अमीर है, ताकि उनसे पैसा लेके रिम्बर्स किया जाए, कंपेंसेट किया जाए, मुआवजा दिया जाए उन लोगों को जिनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, हु हैव बीन हिट द हार्डेस्ट। तो ओवरऑल कंक्लूजन जो मैंने डिस्कस किया दोस्तों वो ये था कि टेक फ्रॉम द रिचेस्ट एंड पे टू द पुअरेस्ट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए वॉकेब्स की ओर बढ़ते हैं। पहली चीज जो मैंने बताई थी वो थी एक्स ग्रेशिया, तो अब उसके लिए मुझे कुछ अलग से समझाना नहीं है, लैटिन वर्ड से आता है फेवर वाला, कि एज अ फेवर या गिफ्ट, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं लेकिन वैसे ही देते हो वो। ब्रेड विनर मतलब द प्राइमरी और सोल इनकम कमाने वाला। एप्रिसिएशन करना मतलब देखो एक्नॉलेज करना, रिकॉग्नाइज करना, रियलाइज करना। फॉल आउट मतलब एडवर्स जो परिणाम आया या कॉन्सिक्वेंस आया, इसे रिपरकशन भी कहा जाता है, ठीक है, रिपरकशंस, ठीक है। और आगे देखते हैं, ये रहा लिखा, ये क्या बात है।
अनप्रेसिडेंटेड मतलब पहले कभी नहीं हुआ वैसा। आप चेक करो पिछले 4 से 5 एडिटोरियल में अनप्रेसिडेंट ना उनका फेवरेट वर्ड है, तो एडिटोरियल लिखते समय वो लोग ये वर्ड लिखते ही है। एसर्ट करना, दावा करना, डिक्लेयर करना, अनाउंस करना कॉन्फिडेंटली। डिजास्टर मैनेजमेंट में कोविड-19 को इन्वॉल्व किया गया था पिछले साल। एक्सटर्नलाइज करना मतलब टू प्रोवाइड एन एक्सटर्नल फॉर्म, उसको बाहरी रूप देना। एट्रीब्यूट करना, किसी और को जिम्मेदार ठहराना, खुद जिम्मेदारी न लेना। आगे एवर करना मतलब वापिस एक तरह से एसर्ट करना, मतलब एक तरह से इल्जाम लगाने जैसा हुआ, थोड़ा सीवियर रूप है ये, दावा करना। लेगलेस मतलब तो बेसलेस, बैफल्ड, कंफ्यूज्ड, ठीक है। इनकेपेबल तो वो बेसलेस ही होता है। डिप्लॉय करना मतलब यूटिलाइज करना, एम्प्लॉय करना, मेक यूज। इकोनॉमिक सर्वे बजट के पहले हर साल प्रेजेंट करना होता है। आगे कॉल फॉर करना मतलब रिक्वायर करना, पब्लिकली मांगना, नेसेसिटेट करना या डिमांड करना। इम्पोवरिश्ड मतलब तो डिप्लेटेड, पुअर खाली हो गया, खोखला हो गया, पॉवर्टी स्ट्रिकन पेनीलेस हो जाना, डेस्टिट्यूट, नीडी, ड्रेन्ड, डिमिनिश्ड, ठीक है। टाई समवन इन नोट्स मतलब कंफ्यूज करना यार, टू मेक वन सेल्फ कंफ्यूज्ड व्हेन ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन। जब निर्णय लेते समय ये करूँ वो करूँ ये करूँ वो करूँ, आप बहुत बार प्रपोज करते हो कि नहीं, फिर फूल लेते हो हाथ में, वो हाँ बोलेगी वो ना बोलेगी, वो हाँ बोलेगी वो ना बोलेगी, और लास्ट पे अगर ना बोलेगी तो दूसरा फूल उठाते हैं, बोले वो फूल गलत था, हाँ बोलेगी ना बोलेगी, अच्छा लास्ट में हाँ बोलेगी, अब फाइनल है, ठीक है। गर्ल्स भी ऐसा करती है, मेरे को पता है। आगे स्पेल आउट करना मतलब एक्सप्लेन करना, क्लियर करना, एल्यूसिडेट करना। राफ्ट मतलब अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, बहुत बड़ी संख्या जिसकी होती है, या नंबर या आंकड़ा। आगे एमिलियोरेट करना मतलब एक तरह से सुधार करना, तो एमिलियोरेटिव मतलब रिस्टोरेटिव, बेनिफिशियल, करेक्टिव, एनहांस्ड या रिफॉर्म्ड या रिवैम्प्ड, ठीक है। ऑन समवन्स केस मतलब जब किसी को क्रिटिसाइज करना हो ना फ्रीक्वेंटली, तब ऐसा बोला जाता है, जैसे वहां बोला था इट इज नो वंस केस। आगे कि एक सॉल्यूशन दे दो पैसा दे के, हर चीज का रामबाण इलाज नहीं होगा ऐसा। फेंड फॉर वन सेल्फ मतलब गेट बाय विदाउट हेल्प, टेक केयर ऑफ वन सेल्फ, खुद का ध्यान खुद रखना, मैनेज बाय वन सेल्फ, कोप अलोन, कोप मतलब एडजस्ट करना, मैनेज करना, और कंपेंसेट करना मतलब रीइंबर्स करना, फॉर लॉस या डैमेज के लिए जो चुकाया जाता है रीपे करना वो। तो दोस्तों आई एम श्योर ये एडिटोरियल में से बहुत सारा प्रोडक्टिव नॉलेज, प्रोडक्टिव कंसेप्ट्स, और सुप्रीम कोर्ट क्या सोचती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सोचती है, और सॉलिसिटर जनरल ने अपने अपने क्या क्या ओपिनियंस दिए थे, ये सारी बातें इसमें रखी गई हैं। आई होप आपने एंजॉय भी किया होगा, ज्ञान भी ग्रहण किया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।